नमस्कार। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से अनुच्छेद 29 और 30 पर चर्चा करेंगे, जिन्हें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आज की हमारी विषय सूची इस प्रकार है। हम अनुच्छेद 29 के प्रावधानों को समझेंगे, फिर अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जानेंगे, इन दोनों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट करेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों पर भी नजर डालेंगे। अनुच्छेद 29 के दो खंड हैं। खंड 1 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह नागरिकों के किसी भी वर्ग का मतलब है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकों पर भी लागू होता है। खंड 2 एक व्यक्तिगत अधिकार देता है। इसके अनुसार किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा वित्त पोषित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 30 को देखते हैं, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। इसका खंड 1 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है। ध्यान दें, संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। खंड 2 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार वित्तीय सहायता देते समय किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया खंड 1A यह गारंटी देता है कि यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा इतना होना चाहिए कि उनका यह अधिकार बाधित न हो। अक्सर इन दोनों अनुच्छेदों के बीच भ्रम होता है, इसलिए इनके अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 29 का दायरा व्यापक है क्योंकि यह नागरिकों के किसी भी वर्ग पर लागू होता है, जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल है। वहीं अनुच्छेद 30 का अधिकार विशेष रूप से केवल अल्पसंख्यकों यानी धार्मिक और भाषाई के लिए है। अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का एक ठोस अधिकार देता है। राज्य के साथ अपने संबंधों के आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले वे संस्थान हैं जो राज्य से मान्यता और आर्थिक सहायता दोनों चाहते हैं। इन पर राज्य का अधिकतम नियंत्रण होता है। दूसरे वे संस्थान हैं जो केवल मान्यता चाहते हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं। इन पर तुलनात्मक रूप से कम नियंत्रण होता है। और तीसरे वे संस्थान हैं जो ना तो मान्यता चाहते हैं और ना ही सहायता। ये अपने प्रशासनिक मामलों में लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उन्हें देश के सामान्य कानूनों का पालन करना होता है। इस विषय पर न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। TMA पाई फाउंडेशन मामले 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन का अधिकार पूर्ण नहीं है और शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम बनाए जा सकते हैं। इसके बाद PA इनामदार मामले 2005 में कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर अपनी आरक्षण नीति नहीं थोप सकता और ना ही प्रवेश के लिए कोई कोटा निर्धारित कर सकता है। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न है, अनुच्छेद 29 के तहत दिए गए अधिकार किसे उपलब्ध है? विकल्पों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है C, नागरिकों का कोई भी वर्ग। अब मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, न्यायपालिका ने अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता और शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नियामक शक्ति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। इस पर चर्चा करें। धन्यवाद।